नेता आप उनकी बेटी पर, उनके नाती पर, उनके घर में काम करने वाले लोगों के बयान पर बयान देने लगे तब तो हो गया बात। जिसको जो बयान देना है दे। मैंने जो बात कही उसको रोज रिपीट कर रहा हूँ, आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हमने ये नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव अच्छे हैं, खराब हैं, ज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। हमने ये कहा कि उनकी पहचान बस इतनी है कि वो लालू यादव के लड़के हैं और क्योंकि उन्होंने 9वीं फेल है। अगर नहीं है तो बता दें कैमरे पर कि नहीं है भाई, हम पीएचडी किए हुए हैं। मैंने क्रिकेट की बात कही भाई, मैं पत्रकारों ने कहा कि उनकी जब बात की तो मैंने कहा भाई उनकी पहचान क्या है। उनकी पहचान तो बस इतनी ही है कि वो लालू यादव के लड़के हैं। इसके अलावा पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अगर उन्होंने कोई पराक्रम किया है तो वो बता दें, हम लोग भी उसको सीख लेंगे, उसको नोट कर लेंगे। वो तो खुद उछल रहे हैं वो लोग कि हम उनको अज्ञानी बता रहे हैं। हम कहां बता रहे हैं, हम तो खाली जो फैक्ट है वो बता रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे बाबूजी डॉक्टर थे तो हम नहीं रोज कह रहे हैं कि हमारे बाबूजी डॉक्टर थे, हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते हैं, हम तो रोज कहते हैं। तो अगर आपके बाबूजी मुख्यमंत्री हैं तो आपको बताया जाएगा भाई आपके मुख्यमंत्री बाबूजी थे और इसीलिए आप वहां बैठे हुए हैं कुर्सी पर। इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अगर हम गलत कुछ उनके लिए कह रहे हैं जो नहीं है सत्य, तो उसका खंडन कर दें, बता दें कि भाई आप बिल्कुल झूठ फैला रहे हैं समाज में, हम तो पीएचडी हमने किया हुआ है, हमने इस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री ली है। आप जितने पत्रकार यहाँ बैठे हैं, आपको भी समाज का अनुभव, आपके अपने बच्चे अगर जो उन्होंने 9th पास नहीं किया है उसको आप यहाँ बिहार में कोई नौकरी दिला सकते हैं। जो आदमी ट्विटर पे और प्रेस में आकर चिल्ला रहा है उसको हम बता रहे हैं कि 9वीं फेल किसी व्यक्ति, किसी बच्चे को यहाँ कोई नौकरी, कोई जगह मिल सकती है। और अगर किसी को मिल रही है तो ये देखना पड़ेगा भाई उनको क्यों मिल रही है। वो इसलिए मिल रही है कि लालू यादव के लड़के, यही तो फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है। और जहां तक परिवार की बात है, किसी ने कहा कि भाई तो खाली लालू जी के परिवार के बारे में बोल रहे हैं। हम सबके बारे में, हम तो सम्राट चौधरी के बारे में भी रोज बोलते हैं कि सम्राट चौधरी की क्या हैसियत है भाई। तो शकुनी चौधरी के लड़के हैं इसलिए भाजपा ने भी उनको बनाया है। शकुनी चौधरी कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें भी विधायक मंत्री थे, लालू जी का दौर आया तो उसमें विधायक मंत्री हो गए, फिर नीतीश जी का दौर आया तो उसमें विधायक मंत्री हो गए, मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भाग के भी विधायक मंत्री बन गए। आज अभी उनको भाजपा का दौर दिख रहा है तो भाजपा को भी और कोई नहीं मिला है। उनको एक बड़े नेता के बेटे को ही जगह दिया है उन्होंने भी। ये बात सिर्फ लालू यादव और शकुनी चौधरी की नहीं है। मैं ये आंकड़ा हर जगह देता हूं, आपको रिपीट कर देता हूं। बिहार में पिछले 30 साल में जितने लोग विधायक, सांसद बने हैं, चाहे जिस दल से बने हैं, वो 1250 परिवार के लोग ही हैं। बिहार में 13 करोड़ आबादी है, करीब 3.5 करोड़ परिवार यहाँ रहते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर विधायक, सांसद बनने का अधिकार यहाँ पर अभी तक सिर्फ 1250 परिवार के लोगों को ही है। इन परिवारों ने ऐसा राजनीति पर यहाँ कब्जा कर लिया है कि ये रहेंगे, इसके बाद इनके बेटे रहेंगे। यही तो बिहार की दुर्दशा का कारण है। और ये सिर्फ आरजेडी में नहीं है, हम तो भाजपा वालों को कह रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी की क्या क्वालिफिकेशन है। शकुनी चौधरी के लड़के अगर नहीं है तो किस आधार पर बना दिया यहाँ का, मतलब किस आधार पर भाजपा के अध्यक्ष है। मैं तो ये जनरल बात कर रहा हूं कि बिहार में जो व्यवस्था है उसकी एक कारण, उसकी बदहाली का ये है कि यहाँ कुछ चंद परिवारों ने यहाँ की राजनीति पर पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है। आप किसी भी विधानसभा को उठाकर देख लीजिए, आप अपने विधानसभा को उठाकर देख लीजिए, वही 4-5 परिवार है, वो या उनके बच्चे। दल चाहे कोई रहे, नेता कोई रहे, जब जिस नेता का, जिस दल का दौर आता है उसी में फिर सब जाके शामिल हो जाता है। जो लोग यहाँ पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे उन्हीं के बच्चे आज भाजपा से यहाँ विधायक। तो ये परिवारों का जो कब्जा है हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हमें किसी व्यक्ति से नहीं लेना देना है। अब उनको मिर्ची लग रही है तो हम क्या करेंगे उसके लिए। मैं तो उनके पक्ष की बात कर रहा हूं कि भाई सिर्फ परिवार की राजनीति लालू यादव नहीं कर रहे हैं। बिहार में हर विधानसभा, हर प्रखंड में, हर लोकसभा में कमोवेश यही स्थिति है। 2, 4, 5 परिवारों ने कब्जा किया हुआ है। घूम फिर कर वो या उनके बच्चे ही किसी न किसी दल से चुनाव लड़ते हैं और मजबूरी में यहाँ की जनता को उन्हीं को वोट देना पड़ता है, चाहे वो लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव हो कि शकुनी चौधरी के लड़के सम्राट चौधरी। दोस्त 5 मिनट बोलकर 5 घंटे लगा रहा है। दोस्त आए ना आए पर मनीव्यू ऐप पे 5 मिनट में लोन जरूर आ जाए।
नमस्कार, मेरे साथ आज हैं एक ऐसे शख्सियत जो शहर के कंफर्ट को छोड़कर बिहार के राजनीतिक जमीन पर धूल खा रहे हैं। यहाँ पर कैंप में रहते हैं, लोगों को समस्या बताते हैं। और वैसे प्रशांत किशोर जी के कैंप में आज हम लोग मौजूद हैं इनका साक्षात्कार करने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए। प्रशांत जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए, बहुत व्यस्त समय है आपका। बिहार में प्रशांत जी आपकी पदयात्रा चल रही है 1 साल से, और मैं देख रहा था आज भाषण सुना, बस 4 ही मुद्दे पे चलते हैं आप, शिक्षा, रोजगार, जाति पाति, धर्म, इसी सब मुद्दे पर जो बुनियादी बात है जिस पर बिहार के लोग वोट देते हैं। और आजकल जो बात चली है, सबसे बड़ी बात, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी ज्यादा हिस्सेदारी। तो जो ये बात बता रहे हैं लोगों को, इसमें अपने आप को आप कहां फिट पा रहे हैं? मतलब आपको कोई नोटिस ले रहा है इस जात पात की राजनीति में? नहीं ले रहा, जरूरत नहीं है। हम कहाँ नोटिस में आना चाहते हैं? बिहार में राजनीति करने वाले बड़े से बड़े नेता को देश ने जितना नोटिस लिया उससे ज्यादा नोटिस में हम रहे हैं। हमको नोटिस में नहीं आना है, हमने वो जिंदगी जी है। और बिहार में किसी की जो जिंदगी रही है, किसी भी सामाजिक राजनीतिक लोगों की, मेरे उम्र में हमने जितना नाम शोहरत कमाया है वो हमारे लिए बहुत है। हमने अपने जीवन के लिए तय किया अब हमको वो काम नहीं करना है, हमको बिहार में रहना है, बिहार में गांव में रहना है। और मैं पिछले 13 महीने से वही कर रहा हूँ। कौन नोटिस ले रहा है, नहीं ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा जन्म इस राज्य में हुआ है। ये राज्य आज देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, बेरोजगार, भुखमरी वाला राज्य है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर भगवान ने हमको कुछ शक्ति, बुद्धि, साधन, व्यवस्था दी है, समझ दी है, तो मुझे इस मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए, यहाँ के लोगों की मदद करने के लिए कुछ करना चाहिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ अपनी जिम्मेवारी समझ के। लोग उसको समझते हैं कि नहीं समझते हैं, लोग जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं, लोग नोटिस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये लोग तो लेकिन कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। अरे भाई, तो आप बिल्कुल सवाल, मैं उस पर आ रहा हूँ उस पर। बिल्कुल ये ठीक बात है, जिसकी जितनी संख्या है उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। तो सत्ता में कौन बैठा हुआ है भाई? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन दोनों लोगों को तुरंत अपनी बात पर अमल करना चाहिए। और जिस समाज के लोगों की हिस्सेदारी कम है उनको हिस्सेदारी देनी चाहिए। अगर मुस्लिम समाज की भागीदारी कम है तो तेजस्वी यादव को अपनी जगह या अपने साथ एक और उप मुख्यमंत्री मुस्लिम समाज से बनाना चाहिए। अगर अति पिछड़ों की भागीदारी कम है तो नीतीश कुमार को अपने कैबिनेट में, सरकार में अति पिछड़ों को और जगह देनी चाहिए। साथ में ये भी बताना चाहिए कि 32 वर्ष से आप ये कुंडली मार के तो आप ही बैठे हैं, तो ये तो अपने मुंह पर ये लोग गोबर लगा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार और लालू यादव ये कह रहे हैं कि भाई जो समाज में बड़ा वर्ग है उसको भागीदारी नहीं मिली, तो भागीदारी किसने हकमारी की? हकमारी तो 32 साल से यही लोग कर रहे हैं। 1990 से लालू यादव की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। तो अगर वो खुद ही कह रहे हैं, मतलब ये पता नहीं इन लोगों को कौन विशेषज्ञ सुझाव दे रहा है कि अगर वो कह रहे हैं कि भाई इनकी हकमारी हुई है, तो हकमारी करने वाले तो आप खुद ही कह रहे हैं कि आप ही हैं। तो आप आरजेडी से जरा पूछिए कि भाई आपने कितने अति पिछड़ों को टिकट दिया था, कितने अति पिछड़े आज आपके विधायक हैं, कितने अति पिछड़ों को आपने मंत्री बनाया है, कितने मुसलमानों को आपने टिकट दिया, कितने मुसलमान आपके विधायक हैं और कितने मुसलमानों को आपने मंत्री बनाया है। भाई तेजस्वी यादव, अगर आप पूरे बिहार सरकार का बजट देखेंगे तो बिहार सरकार का इस साल का बजट है 2,46,000 करोड़, और करीब करीब 60% बजट दो ही व्यक्ति संभाल रहा है, वो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो भैया, अगर विकेंद्रीकरण सत्ता का और संसाधन का होना है तो सबसे पहले तो जो लोग ये बोल रहे हैं शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। और नीतीश जी तो गाहे बगाहे गांधी जी की बात करते हैं, तो उन्हें गांधी जी की शिक्षा से थोड़ा ग्रहण करना चाहिए और जो कह रहे हैं दूसरे को वो करके दिखाना चाहिए। अपनी कैबिनेट में कितने अति पिछड़े हैं, कितने मुसलमान हैं और उनके पास कौन से विभाग हैं, ये बता दीजिए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार ये जाति जनगणना कराकर क्या ये मंडल 2.0 कर रहे हैं?
विश्वनाथ प्रताप सिंह बिल्कुल बनने की नहीं। कोशिश भाई, कर आप रहे लोगों का हैं, भ्रम या कमंडल को काटने के लिए मंडल की राजनीति कर रहे हैं। आपने जो बोला कि 32 साल से यही लोग हैं, तो 32 साल पहले इन्होंने क्यों नहीं किया? सुनिए, आपको ये बता रहे हैं, आप बिल्कुल, आप लोगों का ये भ्रम है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है, ना कमंडल को चढ़ाया जा सकता है, ना मंडल को चढ़ाया जा सकता है। आप पहले वस्तु स्थिति को समझिए। 1990 में मंडल का प्रभाव इसलिए हुआ कि उससे पहले जो लोग सत्ता में थे उनको, उनके खिलाफ ये आंदोलन हुआ कि भाई आप सत्ता छोड़िए और पिछड़ों को हक दीजिए। लेकिन 1990 के बाद सच्चाई तो यही है कि 2 आदमी ही यहाँ सत्ता में हैं और वो दोनों लोग पिछड़े समाज से आते हैं, अब दावा करते हैं। तो अगर पिछड़े समाज की या मुसलमानों की या दलितों की हकमारी हुई है तो पिछले 30-32 साल में वो हकमारी तो नीतीश कुमार और लालू यादव ने किया है। तो अभी से भी उनको संख्या का संज्ञान लेना चाहिए और अपने सरकार में पिछड़ों को, दलितों को, अकलियत को बेहतर जगह देनी चाहिए। जहां तक आपने कहा राजनीतिक फायदे की बात, तो हमने देश में थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ हमको भी है। नीतीश कुमार और इनसे बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ हमने काम किया है। जब नेताओं की लुटिया डूबने लगती है, नाव डूबने लगता है, तो घबराहट में इस तरह के निर्णय हो जाते हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर है। मुश्किल से कुछ महीने अब उनके राजनीति के बचे हुए हैं। अब जाते जाते मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं उस पे। लोकसभा का चुनाव उनका अंतिम सक्रिय नेता के तौर पर अंतिम चुनाव होगा और जदयू को 5 से ज्यादा सीट आएगी नहीं, 5 से कम सीट आएगी। बिल्कुल लिख के दे देते हैं। बंगाल में आपको याद होगा मैंने कहा था, मैं उनमें से नहीं हूं जो कहता है किसको कितना सीट आएगा, लेकिन अगर कहेंगे तो उस बात पर कायम है। मैंने बंगाल में कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगी और दिसंबर में कहा था, और ये भी साथ में कहा था कि अगर 100 से ज्यादा सीट आएगा तो मैं जीवन में संन्यास ले लूंगा। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, आपके दर्शकों को बता रहा हूं, नीतीश कुमार चाहे जितना हाथ पांव मार लें, जदयू को लोकसभा में 5 सीट भी नहीं आएगी और अगर आएगा तो पूरे बिहार के जनता के सामने खड़े होकर माफी मांगेंगे। तो क्या आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को आप ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, अपने आप को डिजिटल बनाना चाहते हैं? क्या आप अपनी सेल इंक्रीज करना चाहते हैं, अपना जनता के सामने खड़े होकर माफी मांगेंगे? ये लोग तो कहते हैं कि रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो अलग बात है। अभी आप उछल के दूसरे जगह जा रहे हैं। पहले भागीदारी की बात है। पहला काम आपने सर्वे कराया, जो संख्या आपके हिसाब से आई है, अपनी बात पर कायम होइए, लोगों को भागीदारी दीजिए। जिन समाज के लोगों की संख्या ज्यादा आई है उसकी भागीदारी, उसकी संख्या। मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं। अति पिछड़ा 36% है, दलित 19%। मैं मंत्री बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं सरकार में भागीदार बनाने की बात कर रहा हूँ। लोकतंत्र में भागीदार पहले मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? जब उसको मुखिया बनाइएगा, सरपंच बनाइएगा, जिला पार्षद बनाइएगा, विधायक बनाइएगा, तभी तो मुख्यमंत्री भी बनेगा। और मंत्री भी, आज जिस सरकार में जितने अति पिछड़े मंत्री हैं उनके विभागों को जरा आप देख लीजिए, कौन से विभाग उनके पास है। मैंने आपको बताया कि 60% बिहार सरकार का बजट 2 ही व्यक्ति चला रहे हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। तो पहले, और इनकी टोटल संख्या कितनी है? अगर आप ये भी मान लें कि अगर उनकी जातियों की संख्या, तो आप हैं 15%, 16% और 60% बिहार के बजट पर कुंडली मार के बैठे हैं। तो पहले उस प्रोपोर्शन को तो ठीक कीजिए। मैं आपको बता दूं एक फिगर, आप ही को ऐड कर देता हूं। आरजेडी के 15 मंत्री हैं, जिसमें कि 8 यादव मंत्री हैं। हम देखिए, यादव कितने हैं उससे मेरा कोई गुरेज नहीं है। मेरा बस इतना कहना है कि जो आप नारा दे रहे हैं, मैं बिल्कुल उसके हक में हूं, मैं उसके समर्थन में हूं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको भागीदारी मिलनी चाहिए।